नमस्ते, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज भारतीय गणराज्य के द्वितीय प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। आज हम सभी 56वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रोशन शर्मा जी हैं। इनसे हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में और उनके ऐसे पहलुओं को जो आम जनमानस में या आम जनमानस को विदित नहीं है। आइए हम सर से बात करते हैं। जैसा आप सभी को विदित होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में हुआ था। मुगल सराय बनारस से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है, बिहार और बलिया रूट पे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आशु जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे उपयुक्त समझा। जी सर। और मैं परम पूज्य दिवंगत भारत रत्न सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता, गांधी जी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी दिवंगत लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हर दौर में ऐसे लोग जन्म लेते रहेंगे जो कर्म पर फिदा होना अपना ईमान समझेंगे। सर पहला सवाल यहीं से कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ? मुगल सराय बताया जाता है, तो पर्टिकुलर कोई जगह बता पाएँ और उनका बचपन या उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था, इस पर आप प्रकाश डालें। दरअसल मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपने समाज में अपने मन, वचन और कर्म की एकरूपता से वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, तो हमारे जो वेदों में जो कहा गया है कि सब उसका हो जाता है और सब का वह हो जाता है। ऐसे में मूल पटल पे माना जाता है कि शास्त्री जी का के गांव के बनिस्पत मुगल सराय ही शास्त्री जी का एक अपना पीठ कहा जा सकता है। लेकिन शास्त्री जी का बचपन अत्यंत गरीबी में बीता था, बहुत संकटकालीन स्थिति में। और मुझे उम्मीद है कि आज की पीढ़ी को भी यह पढ़ाया गया होगा कि हमने पढ़ा है अपने समय में कि जब शास्त्री जी गंगा के उस पार पढ़ने जाया करते थे और उनके पास गंगा पार करने के लिए नाव का किराया, जो उसमें बहुत छोटी सी राशि रही होगी, वह देने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। और जब नाव की बात आती है, गंगा तैरने की पारी आती है, तो मेरे मन में एक दूसरा नाम भी, आप साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, साहित्य के राष्ट्र कवि दिनकर के साथ भी ऐसा हुआ करता था, उन्हें भी पैसा नहीं हुआ करता था। तो बहरहाल शास्त्री जी के बारे में यह तथ्य है कि वे अपने माथे पे अपनी किताबों को बांध लिया करते थे। अच्छा। एक रस्सी, विशेष प्रकार की रस्सी से, ताकि वह गिरे नहीं, और नाव पार करते करते, नदी पार करते करते उस पार जाके अध्ययन करते थे। फिर लौटते समय अपनी किताब और अपने कपड़ों को माथा बांध के आया करते थे। अब फर्ज कीजिए वह व्यक्ति किस मिट्टी का बना होगा, वह व्यक्ति किस मिट्टी का बना होगा जो सामान्य सा कद काठी, लेकिन अपनी ईमानदारी, सचरित्रता, अपनी विद्वता और गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपनी अकाट आस्था के कारण उस व्यक्ति ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, राष्ट्र की आज़ादी के उपरांत उस व्यक्ति का महती योगदान, खैर वे बातें आगे चर्चा में आएंगी, कैसे उस व्यक्ति ने अपने खिलाफ जा रही की चीज़ों को, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि कभी कभी अकृपा में भी कृपा का वास होता है। तो शास्त्री जी ने उसी प्रकार अपने खिलाफ जाने वाली चीज़ों को ही अपना, कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम शास्त्री जी ने करके भारत माता के महान सपूत के दायित्व का निर्वहन किया है। सर 1904 में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है जी, और तत्कालीन समय अंग्रेजों का गुलाम था जी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी बहुत अग्रणी और महती भूमिका रही है। स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका के बारे में थोड़ा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री जी किस तरीके से और किसके
बात से या किस विचारधारा से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए और उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान क्या था, कृपया इस पे प्रकाश डालें। जैसा कि आपने बतलाया, शास्त्री जी का बालकाल बनारस मुगल सराय में बीता और मुगल सराय जन्म स्थान रहा हो और कर्म तो उस इलाके के बलिया हो, बनारस हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, तमाम लोगों का एक बौद्धिक सांस्कृतिक केंद्र बनारस रहा है। आपको याद होगा आंसू आओ, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत आते हैं तो उन्हें उस समय की कांग्रेस के मूर्धन्य नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाता है बॉम्बे के पत्तन पे। पत्तन मतलब पानी के जहाज से आते हैं और वहीं उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, गांधी आप तो बहुत बड़े, मतलब अपने आप में एक आपका जीवन एक संदेश हो चुका है। गांधी की उस समय 45 साल उम्र थी जब भारत लौटे थे अंतिम रूप से। अभी 9 जनवरी परसों का दिन था और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी हम मनाते हैं, क्योंकि भारत का पहला दिखाया ना गिरिराज किशोर ने, पहला गिरमिटिया। तो दुनिया समुद्र के पार तो बहुत लोग पहले भी गए, बहुत लोग बाद में भी जाएंगे, लेकिन गांधी वह पिरामिड था जिसने तय कर दिया कि वी आर बिकॉज वी आर, हम हैं इसीलिए हम हैं, हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो बहरहाल गांधी जब आते हैं बम्बई के दुख पे तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, गांधी मेरा आपसे एक अनुनय है, आप अगले 1 वर्ष तक कुछ मत सार्वजनिक मंचों से कुछ मत बोलिए, कोई अपील मत कीजिए, कोई अनुग्रह मत कीजिए। तो मैं क्या करूं? गांधी पूछते हैं, कहते हैं कि आप भारत का दर्शन कीजिए। कहता है ना ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन बहुत बड़े भाषा हुए थे कि इस देश में प्रत्येक 1.5 कोस पे पानी, कोस पे पानी बदले 3 कोस पर पानी, 3 कोस पे पानी का स्वरूप बदल जाता है। तो इस देश का जब तक विहंगम अध्ययन नहीं करेंगे, और विहंगम अध्ययन से मतलब अभिप्राय है विहंगम यात्रा करना, इस देश की गिट्टी और मिट्टी से सरोकार नहीं हो पाएगा। गांधी ने इन शब्दों को एक तरह से आदर्श मान लिया, मतलब कि आदेश मान लिया। और गांधी जाते हैं, पहली बार कब बोलते हैं? गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, लेकिन पहली बार औपचारिक रूप से कहीं वह अपने आप को संबोधित करते हैं तो वह 16 फरवरी 1921 को, अर्थात इस घटना के 1 साल 1 महीना के बाद, जब काशी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा उन्हें काशी विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में आमंत्रित किया जाता है और गांधी पहली बार बोले। शास्त्री जी ने कहा है कि देखिए, शास्त्री जी का जन्म 4 एक घटना 21। शास्त्री जी एक तरह से 17-18 साल के प्रौढ़, मतलब युवा में, मतलब किशोर से युवा बनने की प्रक्रिया में इतनी समझ आ गई थी कि गांधी किस धारा का नाम है। और गांधी जी का बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में संबोधन शास्त्री जी के जीवन में एक विद्युतकारी प्रभाव पैदा किया, मतलब इलेक्ट्रीफाई कर दिया। उनको लगा कि जब देश गुलाम है, हम स्वतंत्र नहीं है, हमें अपनी भारत माता के एकता, अखंडता, आत्मा, अस्मिता, आबरू की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। ऐसे देश में गांधी का आना शास्त्री जी के लिए, मैं यूँ कहूँ कि एक पार, उनके मानस पटल, उनके बौद्धिकता के लिए एक पारस पत्थर सा दिखा था। उन्होंने उसी दिन संभवतः सुनिश्चित कर लिया कि मेरा जीवन गांधी का जीवन होगा। गांधी के पथ पे ही अपने आप को न्यौछावर करने का निर्णय उन्होंने उस दिन ही ले लिया, बाकी सारा इतिहास है। अच्छा सर, जब नेहरू के संपर्क में गांधी आए और लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू जी का द्वितीय वारिस कहा जाता है जी, और द्वितीय प्रधानमंत्री भी वो बने जी, तो नेहरू के संपर्क में शास्त्री जी किस प्रकार से आए, अगर इस पर आप कुछ प्रकाश डालें तो? दरअसल इसकी शुरुआत आज़ादी से पूर्व ही हो जाती है। आपको याद होगा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में नारा दिया था, डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अर्थात गांधी अपने जीवन के अंतिम राजनीतिक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर चुकी थी।
वह एक ऐसा अभियान था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो चुकी थी, उसके कार्यकर्ता जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जहां यत्र तत्र पड़े हुए थे, गांधी जी की जीवन की इस अंतिम घोषित आंदोलन ने उनके अंदर चिंगारी का काम किया। इस देश के जनमानस को ऐसा आभास हो गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हम कहते हैं प्रायः कि शास्त्री जी अहिंसा के पुजारी थे। जी हाँ, बिल्कुल अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन जब हम उनके प्रधानमंत्रित्व काल पे आएंगे और जय जवान जय किसान पे आएंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 42 का जो फाउंडेशन था उसने नेहरू, गांधी और शास्त्री जी के त्रय को एक तरह से मजबूती से, क्या बोलते हैं, त्रिकोण, और एक त्रिकोण सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। उस त्रिकोण ने लगभग तय कर दिया था कि इस देश के आगामी 20 साल का जो इतिहास होगा आज़ादी के उपरांत भी, वह इन तीनों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी पिछले दिनों हमारी बातचीत हो रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के निदेशक प्रोफेसर एसपी सिंह से। एसपी सिंह सर ने कहा कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट की बारी आई, अंग्रेजों भारत छोड़ो और नारा दिया मरो, डू और डाई, करो या मरो, तो इलाहाबाद के आनंद भवन में बैठा हुआ एक व्यक्ति था जिसका नाम शास्त्री था, और शास्त्री जी ने उसी समय कहा था कि नहीं, मरो नहीं मारो। अर्थात गौर कीजिएगा, वह व्यक्ति अहिंसा का पुजारी था, लेकिन समझता था कि जब आन बान, अस्तित्व, स्वाभिमान और भारत माँ के रक्षार्थ का प्रश्न आएगा तो ये हाथ उठने से नहीं हटेंगे। तो आपने जैसा कहा कि नेहरू से उनके संबंध आज़ादी के पूर्व दिनों में ही उद्धात हो चुके थे, और 15 अगस्त 1947, इसके बारे में क्या कहना। आज अगर हम स्वतंत्र हैं, सूर्य के सामने स्वतंत्र रूप से हवा पानी और एक सरकार स्थापित कर रहे हैं, तो उस दिन ने हमें जो दिया वह कालातीत है। 15 अगस्त 47 के बाद नेहरू का प्रधानमंत्री बनना, संसद के केंद्रीय कक्ष में नेहरू का कालजयी भाषण, नियति के साथ मेरे साक्षात्कार का प्रस्फुटन, दुर्भाग्य से 30 जनवरी 1948 को गांधी का असमय हमसे बिछुड़ जाना। वह गांधी जिसने सिर्फ एक धोती पहनकर और एक हाथ में डंडा लेकर, वह भी डंडा बिना किसी पर प्रयोग किए हुए, अपने मन, वचन और कर्म की एकरूपता से देश को आज़ाद कराता है, उनका देहावसान होता है। उसके बाद एक स्टेट्समैन के रूप में नेहरू को एक संबल की जरूरत होती है, और वह संबल देने का कार्य करता है गांधी का एक, कह सकते हैं कि गांधी के रंग में ढला हुआ शास्त्री जी ने सुनिश्चित किया कि वह नेहरू के साथ कदम कदम पे हाथ मिलाकर चलेंगे। तो सर, मतलब अगर अतीतों के झरोखे से बात करें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शास्त्री जी थे वो गांधी के जो गुण थे, अहिंसा, उसको भी अपनाए, और गरम दल के सुभाष चंद्र बोस के चीज़ों को भी अपनाए, या यूं कहें कि उन्होंने इस शेर को आत्मसात किया कि उसूलों पे आँच आए टकराना जरूरी है, जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बस 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 उनके जीवन का दृष्टांत ही था कि अंग्रेजों की माओ ने ही सिर्फ दूध नहीं पिलाया है, हमारी माओ ने भी हमें दूध पिलाया है, और हम जन्म लिए हैं तो उसकी प्रासंगिकता सिद्ध करना हमारा। और आपने जो जिक्र किया बड़प्पन, नैतिकता, वह जब शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री नेहरू के कैबिनेट में रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति कितना पवित्र था। उसमें उस कौटिल्य कहता है ना, हमारा महान दार्शनिक चाणक्य, कि एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी होना चाहिए। इसके अगर सबसे बड़े कोई अवलंबरदार पुरुष थे तो शास्त्री जी थे। उन्होंने, ऐसा भी कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री थे, उन्हें गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लोन लेना पड़ा। अब सर, हम आते हैं उनके प्रधानमंत्रित्व काल पे। नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी को बनाया गया, तो कार्यकाल कैसा था? ऐसा बताते हैं कि भारत 47 में आज़ाद होने के बाद तमाम विभीषिकाओं से जूझ रहा था,
तमाम ऐसी विसंगतियां थी, लगातार लग रहा था कि भारत टूट जाएगा, जिसकी अखंडता को जोड़ने का काम तमाम तत्कालीन नेताओं ने किया, जिसमें शास्त्री भी अग्रणी रहे। तो शास्त्री का जो प्रधानमंत्रित्व काल शुरू होता है उसमें एक सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि उस समय भारत बहुत निर्धन हो चुका था, बहुत गरीबी थी, और उन्होंने एक दिन न खाने का भी पूरे जनमानस को आह्वान किया, और पूरी जनमानस शायद इस बात को अंगीकार भी की। तो उनका जो प्रधानमंत्रित्व काल का आरंभ था और अवसान, इस पर आप प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा, आपने बहुआयामी तरीके से आपने कई सारे प्रश्नों का की श्रृंखला प्रस्तुत की है आशु बाबू। तो शास्त्री जी कहते हैं ना कि राजनेता जो होता है उसमें एक इकबाल होना चाहिए, उसकी बात में एक कदम में दम और आवाज़ में एक निर्माण होना चाहिए। शास्त्री जी ने इसकी वानगी वर्ष 1956 में ही प्रस्तुत कर दी थी, जब उन्होंने भारत सरकार के रेल मंत्री की हैसियत से नेहरू काबीना के सबसे मजबूत मंत्रियों में से एक होते हुए एक बार रेल दुर्घटना, यद्यपि रेल दुर्घटना होने से मंत्री जी का कोई उसमें मतलब कि नहीं कहते हैं सुई के नोक के बराबर में कोई भूमिका नहीं हो सकती है, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पे कि अगर ताली कप्तान को तो जिम्मेदारी भी कप्तान को के महातहत उन्होंने प्रधानमंत्री जी को विनय पूर्वक त्यागपत्र दे दिया कि नहीं। क्यों? याद कीजिए, वो गांधी का शिष्य था, वह गांधी आज़ादी अंग्रेजों से हमारी लड़ाई जारी थी, लेकिन हमारे ही स्वयंसेवकों ने जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में थाना को, पुलिस स्टेशन को जला दिया, गांधी कहता है बैक करो, अब यह आंदोलन क्या हो गया है, हिंसक हो गया है। तो शास्त्री जी उस मिट्टी के बने हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर जिम्मेदार पद पे हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने वे कैसे शासक, कैसे प्रशासक होंगे, उसकी झलक उन्होंने स्पष्ट रूप से दी थी। जैसा कि आपने कहा, शास्त्री जी पंडित लगभग 17 वर्षों तक भारत को नेतृत्व देने के उपरांत 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री नेहरू दिवंगत होते हैं। और जैसा कि सनातन परंपरा में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जाने के उपरांत, दिवंगत होने के उपरांत 13 दिन का जो समय होता है, त्रयोदशी तक का जो समय होता है, वह शुभ कार्यों उसमें नहीं किए जाते हैं। 13 दिनों के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री, संसदीय दल का नेता माना जाता है। उस समय के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कुमारस्वामी कामराज नाडार, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज जो देखते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में जो बच्चों को मिड डे मील मध्याह्न भोजन दिया जाता है, ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मिड डे मील इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तत्कालीन मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस सेवा की शुरुआत करी थी। के कामराज दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, जिसका कि नाम अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। वहाँ उतरते हैं चेन्नई से आते हुए, और पत्रकार घेर लेते हैं। और पता है आसुआ, उनके हाथ में क्या होता है? उनके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली होती है, और उस प्लास्टिक में क्या होता है? एक जोड़ा शर्ट सफ़ेद रंग का, और एक जोड़ा बिस्टी, जो दक्षिण में पहना जाता है बिस्टी, और एक हवाई का चप्पल, और वही वह पहने होते हैं। एक पहने होते हैं और एक हाथ में होता है। पत्रकार लोग घेर लेते हैं और कहते हैं कि मिस्टर कामराज, यू आर गोइंग टू टेक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या आप भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, उस समय के जो राजमर्मज्ञ, सही कहा गया है कि स्टेट्समैन जो होते हैं, राजमर्मज्ञ जो होते हैं, वो अगली पीढ़ी को देखते हैं, जबकि एक राजनेता जो होते हैं वो अगले चुनाव को देखते हैं। तो क्या स्टेट्समैनशिप थी उस व्यक्ति की, जो कहते हैं कि नो इंग्लिश, नो हिंदी, हाउ कैन आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। न मुझे ढंग की अंग्रेजी आती है, न मुझे ढंग की हिंदी आती है, मैं भारतवर्ष का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूँ। जबकि चाहता उस व्यक्ति का इतना बड़ा औरा था, इतना बड़ा कद था कि उन्हें शपथ ग्रहण से कोई नहीं रोक सकता, कहीं कोई बाधा अवरोध लोग सर्वसम्मति से स्वीकार करते। बहरहाल उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, हमने ट्रेन, अब उन्होंने लिखा है अपनी जीवनी में कि हमने ट्रेन यात्रा में ही तय कर लिया कि शास्त्री से, सॉरी, हमने उस हवाई यात्रा में ही 2 घंटा में तय कर लिया कि शास्त्री से बेहतर इस देश में कोई समकालीन समय में प्रधानमंत्री नहीं होने जा रहा है। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद पे आरोहण
नहीं कहते हैं कांटों का ताज सा दिखा था। और जैसा कि आपने कहा कि हम सबसे बड़ी समस्या से जो जूझ रहे थे वह था भुखमरी की समस्या से। आज तो जब अन्न ना हो तो फिर आज तो 2013 में देखिए तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राइट टू फूड और नेशनल लिवलीहुड के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक उस श्रेणी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा 7 किलो अनाज प्रति महीने लगभग निःशुल्क प्रदान। और इस कोरोना संकट में जो 2 साल से किया जा रहा है उसकी बुनियाद वह 13 का एक्ट है। बहरहाल शास्त्री जी तो हमारा अमेरिका के साथ उस समय के बड़े देश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम था PL 480, पब्लिक लॉ 480। उसी के तहत वह हमें खाद्यान्न दिया करता था। लेकिन याद कीजिए कि पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक संस्था बनाई थी आज़ादी के बाद, जब दुनिया 2 ध्रुव में बटी थी, अमेरिका के नेतृत्व वाली पूंजीवादी गुट और रसिया के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। नेहरू ने कहा कि नहीं, हम गुटों की राजनीति नहीं करेंगे, हम गुटों से अलग गुट निरपेक्षता बनाएंगे, क्योंकि हमारी फितरत ही नहीं रही है कि किसी के नेतृत्व को स्वीकार करना। तो ऐसे में नेहरू ने नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था। और वह नॉन अलाइनमेंट दुनिया में हर जिम्मेदार मुद्दों पे अपनी प्रखरता से स्वयं को प्रस्तुत करता था। याद कीजिए शास्त्री जी का प्रधानमंत्री बनना और उधर वियतनाम वार का जारी होना। वियतनाम भारत का मित्र राष्ट्र रहा है। चाचा हो ची मिन्ह वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दिल्ली में उनके नाम पे सड़कें बनाई गई है। तो भारत ने समर्थन किया। और आपको आश्चर्य होगा कि हम कितने प्रगतिशील राष्ट्र हैं कि आज से उस समय 1964-65 में कॉलेज के युवा पढ़ने वाले नए टीनेजर्स लड़के लड़कियां उस ज़माने में दिल्ली बॉम्बे में हाथों पे तख्तियाँ लेकर नारा लगाया करते थे दिल्ली बॉम्बे के सड़कों पे, मंडी हाउस, यूनिवर्सिटी, गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ कहीं भी हो, हाय हाय LBJ। LBJ मीन्स लिंडन बेसन जॉनसन, जो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था। हाय हाय LBJ शर्म करो, हाउ मेनी इनोसेंट पीपुल हैव यू किल्ड टुडे। आज तुमने कितने निर्दोष भाइयों की हत्या की है वियतनाम में। यह बात दुनिया के दरोगा अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। और उनके लिए जिस अस्वीकार्य था कि हम जिसको अन्न दे रहे हैं, जो जनमानस मेरे अन्न पे एक तरह से सांस ले रहा है, वह मेरे खिलाफ बगावत करेगा। उन्होंने बहुत ही अमानवीय तरीके से, एक तो हमें 2वें दर्जे का अनाज दिया जाता था, उस दर्जे को भी उन्होंने बंद कर दिया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने, याद कीजिए आंसू आओ, 15 अगस्त 1965 अर्थात 47 में हम आज़ाद हुए थे और 18 जब हम युवा हो गए थे, 18 साल का युवा भारत का प्रधानमंत्री शास्त्री जी घोषणा करते हैं लाल किला के प्राचीर से, जय जवान जय किसान। अब हमारा जो है वो जवानों और किसानों के हाथ में है। जवान कौन? आर्मी, सेना, पुलिस बल। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसी समय हमारे ऊपर हमला करने का काम किया था। और किसान क्यों? हे किसान, अब स्वाभिमानी बनो। और शास्त्री जी ने उस दिन कहा था कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन हमारे ऊपर हाथ उठाने वालों को हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। जब कभी संयोग बने, दिल्ली में अवस्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मारक न्यास में उस पूरा का पूरा भाषण का प्रसंग का जिक्र किया गया है। सर, अब आते हैं जो उन्होंने एक वक्त व्रत रखने का प्रण लिया और भारतीय जनमानस ने उसे अंगीकार किया, उस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया या उस बारे में थोड़ा कुछ आप संक्षेप में बताना चाहे तो। और साथ ही इससे जुड़ा सवाल, उनको कई क्रांतियों का जनक भी माना जाता है, दूध क्रांति, शास्त्री व्रत के नाम से उनके व्रत को जाना जाता है, तो वो प्रसंग क्या? मुझे बहुत खुशी हो रही है आंसू बाबू, आप साहित्य के मर्मज्ञ हैं, आप एक अच्छे साहित्यकार हैं, एक अच्छे कवि हैं, एक अच्छे उद्घोषक हैं, इससे मैं परिचित था। लेकिन राजनीतिक मुद्दों पे भी आपकी एक इतनी ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर दृष्टिकोण है, इससे मुझे दिनकर का वह प्रश्न आ रहा है जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को कहा था कि पंडित, दोनों दोस्त हुआ करते थे, पंडित जी जब राजनीति रखड़ाती है तो साहित्य उसका दामन थाम लेती है। बहरहाल बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा किया, मैं प्रयास करता हूँ।
तो 65 में जब शास्त्री जी ने आह्वान किया जय जवान, तो उस में इतना बड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन था, विद्युतीय चमत्कार था कि हमारी सेना, जो हम अब स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि 62 में चाइना ने हमें पराजित किया था, और पराजित ही नहीं किया था। उनका उद्देश्य कुछ क्या था यह आज तक स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि नेहरू का जो थर्ड वर्ल्ड में, तृतीय विश्व में जो चमत्कारी वट वृक्ष के रूप में जो छवि बन चुकी थी उसको कमजोर करना, उसमें छीजन पैदा करना। यद्यपि वो सफल नहीं हो सके इसमें। तो पाकिस्तान द्वारा हमारे ऊपर हमला और हमारे द्वारा दिया गया प्रतिक्रिया, और परिणाम स्वरूप 25 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के लाहौर के, मैं थाना का नाम भूल रहा हूँ, लाहौर स्थित संबंधित थाने पे भारत द्वारा कब नियंत्रण स्थापित करना, वह भारतीय आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ा उद्याक्षण था। उससे बड़ा उद्याक्षण देखने को मिलता है 6 साल बाद, जब हम 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को ध्वस्त करते हुए वहाँ शेख मुजीबुर के नेतृत्व में एक नया राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण करते हैं। उसी के उपरांत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तत्कालीन विपक्षी नेताओं ने भी माँ दुर्गा का अवतार कहा था। बहरहाल वो तो जो 71 वाली बात है, वो तो इंदिरा जी पर उसके पीछे जितने भी आरोप या जितने भी चीजें लगती थी, गूंगे गुड़िया, सबका सारा शी बिकेम द लार्जेस्ट फीमेल आइकॉन ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया की सबसे बड़ी शासकों में से एक। लोगों ने उस जमाने के जब गौर करेंगे कि लोगों ने अपनी घर में जो होने वाली ननिहालों का नाम इंदिरा लोगों ने, सर हम आते हैं फिर वहीं व्रत पे। और जी मैं तो दरअसल कहने को इतनी सारी चीज़ें होती हैं और समय का, खैर। तो 65 में हम पाकिस्तान को हरा दिए, हमारा आत्मबल मजबूत था, और शास्त्री जी ने नारा दिया था जय किसान भी, और किसानों से आह्वान किया था कि आप, हमारे देश में इतनी भूमि है, इतने संसाधन हैं। और उन्होंने उसके बाद हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करते हुए तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम, उस समय के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, नॉर्मन सी बोरलॉग, जो कि मैक्सिको के रहने वाले थे, हाई यील्डिंग वैरायटी के माध्यम से हमारे किसानों ने अपनी जीवटता, अपनी मेहनत, अपनी कौशल, अपने आत्मबल, भारत माता के प्रति अपने सरोकार को प्रस्फुटित करते हुए भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। वह जय जवान और जय किसान का नारा पूरी तरह से साकार करने में सफल रहे। ठीक उसी समय हमारे उस समय के जो लोग थे, जो बच्चे हुआ करते थे, उनके खाने में कि सुपोषण का अभाव था, बच्चे कुपोषित हुआ करते थे, दूध की कमी थी। उसी समय दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि हरित क्रांति तो हो गई, अब दुग्ध क्रांति भी होनी चाहिए। उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया, और तत्कालीन फूड साइंटिस्ट वर्गीस कुरियन के प्रयासों से हम दुग्ध क्रांति में भी सफल हो गए। उन्हीं दिनों जब हम खाद्यान्न संकट से गुजर रहे थे, आपने चूंकि शास्त्रीय व्रत की बात की, एकादशी व्रत, द्वादशी व्रत, महाशिवरात्रि व्रत, कृष्णाष्टमी व्रत, तमाम प्रकार के व्रत सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है कालातीत से। लेकिन पहली बार ऐसा कोई व्रत इस देश में लोगों ने खुद नाम दिया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी ने खाद्यान्न संकट के दिनों में सुनिश्चित किया कि वे प्रत्येक सोमवार के शाम का भोजन ग्रहण नहीं किया करेंगे, ताकि इससे जो भोजन बचेगी वह आवश्यक जो नीडी लाभुक लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके। उनकी इस बयान में क्या शक्ति थी, कहते हैं ना कि शब्द ब्रह्म होता है। जैसा कि हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा है नेहरू के बारे में कि जब नेहरू के अंतिम संस्कार के अस्थि दिल्ली से जब इलाहाबाद जा रही थी, तो लोग उस ट्रेन के पीछे दौड़ते आ रहे थे। ट्रेन रुके या ना रुके, लोग उस पर विद्युत की तरह दौड़ते आ रहे थे। तब मुझे लगा कि नेहरू के राख में भी इतनी चुंबक थी, तो शास्त्री के शब्द में क्या चुंबक थी आंसुओं, कि लोगों ने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री नहीं खाएगा, हम खाएंगे। इस देश में गौर करने वाली बात है कि लोगों ने शाम का खाना छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि तो होटल वगैरह खुले रहे होंगे, नहीं, होटल, रेस्टोरेंट, पीजी, जो भी
एकल घर हो या फिर सामूहिक भोजनालय हो, सबने अपना संस्थान बंद कर दिया। मतलब कि सोमवार के शाम में इस देश के घरों में भोजन नहीं लोग भूखे, मतलब भूखे और गर्व से रहा करते थे। यह इकबाल किसी प्रधानमंत्री का, शासक का फरमान नहीं हो सकता है। यह जब तक अंतरात्मा की आवाज नहीं आएगी तब तक ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इस मामले में कह सकते हैं कि शास्त्री जी ने एक नया प्रतिमान स्थापित किया कि एक राजनेता के शब्द के बल पे एक व्रत की शुरुआत हो गई थी। सर, अब आते हैं उनके अवसान पर। असामयिक निधन कहा जाता है। तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं। भारत के ही प्रतिनिधित्व करने वो विदेश में गए थे और वहाँ उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कोई जहर दिया गया या किसी प्रकार की प्रवंचनाओं ने उन्हें हमसे असामयिक छीन लिया। तो वो वाकया क्या था? बहुत मार्मिक प्रश्न है आशुआऊ। इस देश को विश्वास ही नहीं हुआ कि सामान्य परिवार से जन्म लेने वाला व्यक्ति, और जब मैं चूँकि राजनीति विज्ञान से सरोकार रखता हूँ तो अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों से कहता हूँ प्रायः प्रश्न क्लास के बाद नहीं कहते हैं पोस्टस्क्रिप्ट पुनश्च में कि अच्छा बताइए कि लोकतंत्र की कोई एक खूबसूरती जो आपसे पूछे जाए, जो विशेषता है वह क्या है? और मैं इसका जवाब देता हूँ कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि यहाँ प्रत्येक सार्वजनिक पद खाली है। हम जिस पार्क में बैठे हुए हैं, इस पार्क के माली से लेके भारत के राष्ट्रपति, रायसीना हिल पे बैठने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रोफेसर, कलेक्टर, अर्थात जितने भी सार्वजनिक पद हैं ये तमाम पद खाली हैं। और शास्त्री जी ने अपनी काबिलियत की बुनियाद पे जो वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने इस देश के लोगों को लगा कि कोई भी व्यक्ति इस देश के प्रथम पोस्ट पे योग्यता से पहुँच सकता है। और उस पवित्र आत्मा का एकाएक बिना किसी बीमारी के काल कबलित हो जाना इस देश के लोगों के लिए सदमा था। जैसा कि हमने जिक्र किया, 65 में हमने पाकिस्तान के ऊपर फतह हासिल की। और आप देखेंगे राजनीति विज्ञान में कि कोई भी लड़ाई आज से ही नहीं, तमाम द्वापर त्रेता युगों से और दुनिया में कहीं भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटेन रेवोल्यूशन, अमेरिकी रेवोल्यूशन, जितने भी वार हुए हैं वह लड़े जाते हैं मैदान में, लेकिन समझौता होता है कागज पे। दुनिया में ऐसा कोई इतिहास ही नहीं रहा है अपवादों को छोड़कर कि आप विजित भूमि पे अपना शासन जमा ले। चूँकि उस जनमानस से आप, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूर्वी पाकिस्तान का पाकिस्तान से अलग हो जाना। वहाँ की बंगला जनमानस ने स्वीकार ही नहीं किया कि हम उर्दू कैसे बोल सकते हैं। हमारी संस्कृति जो, हमारी माँ बहनें बंगाली के लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं, मांग में टिक्का सिंदूर लगाते हैं, हम पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? तो जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं मैदान पे, लेकिन समझौता होते हैं, या फिर कह सकते हैं लेट भाषा, सामान्य भाषा में कि गवाए जाते हैं। जो गवाना नहीं कहते हैं वो एक सरोकार है, अंतर्राष्ट्रीय संधि का एक विधि होता है। कन्वेंशंस हुआ है, वेस्टफालिया की संधि हुई है, वियना संधि हुई है। तो शास्त्री जी अमेरिका के उस समय के, रसिया के उस समय के राष्ट्रपति खुर्शचेव के आवेदन पे भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी और पाकिस्तान के सैनिक शासक जनरल मोहम्मद अयूब को उस समय जो सोवियत गणराज्य रूस हुआ करता था, संयुक्त सोवियत गणराज्य रूस के शहर ताशकंद में आमंत्रित किया जाता है वार्ता के लिए। और यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा कि ताशकंद वर्तमान में रूस का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1991 में जो मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा, जो समय के राष्ट्रपति थे, जब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति लाई गई, खुलेपन की नीति लाई गई, तो 11, 12, 13 देश अलग है। उसमें से एक देश था उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की वर्तमान राजधानी है ताशकंद। तो उसी ताशकंद में समझौता होना था, समझौता हुआ भी। समझौता की तिथि 10 जनवरी 1966, मतलब कि कल के दिन, आज 11 है, कल के दिन समझौता हुई। और कहा जाता है, जैसा कि उनके जीवनीकार और उनके मीडिया सलाहकार और उनसे बहुत निजी रूप से जुड़े हुए दिवंगत कालजयी पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बिटवीन द लाइन्स बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है कि
शास्त्री जी को लगा कि समझौता तो हो गया, जो पाकिस्तान की भूमि थी शायद इस देश की इस समय की जनता ने, चूँकि हम 1962 में चाइना से हारे थे तो हमारे मन में यह था कि उससे हारे हैं तो पाकिस्तान पे जीते हैं तो उसका लाहौर तक हम ले लेंगे। तो शास्त्री जी के मन में शायद ऐसा कुछ था कि इस देश की जनता, इस देश की जनमानस स्वीकार न करे कि हमने लाहौर तक की जगह को मतलब युद्ध पूर्व की स्थिति में ला दिया है। तो कहते हैं कि शास्त्री जी को हृदयाघात हुई थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि चेहरा नीला पड़ गया था। और उनकी पत्नी ललिता देवी ने तो कहा है कि जब उनकी आखिरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पे सब काम हो गया है, अब जो भी आने की स्थिति थी मैं पहुँच जाऊँगा। आप बच्चों का ख्याल, हाँ, उनके 4 बच्चे थे, उनमें से सुनील और अनिल शास्त्री दोनों अभी सक्रिय हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय है, जिम्मेदार पदों पे हैं। तो मतलब कोई निश्चित कंक्लूजन निकालना या कहना, लेकिन मेरा मानना है कि खैर शास्त्री जी का कद इतना बड़ा था, उतना उनका ऑरा, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उन्होंने जो अपने संक्षिप्त 18-19 महीनों के कार्यकाल में कर दिया, वह एक तरह से व्याख्या से परे की चीज़ है। शास्त्री जी के संदर्भ में हमने बहुत ही बातें की। रोशन सर, अगर कोई ऐसी बात जो हमारे बातचीत में छूट गई हो, आप बताना चाहें हमारे दर्शकों तो? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक पीढ़ी एक नया राष्ट्र होता है, प्रत्येक पीढ़ी के अपने राष्ट्र नायक होते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों द्वारा, कुछ दिग्भ्रमित लोगों द्वारा जब यह कहा जाता है कि नेहरू शास्त्री के संबंध अच्छे नहीं थे, इंदिरा गांधी नेहरू के संबंध अच्छे नहीं, इंदिरा जी और शास्त्री जी के संबंध अच्छे नहीं थे, तो मैं जब इतिहास का और राजनीति विज्ञान का अध्येता छात्र होने के नाते जब देखता हूँ, साक्ष्य देखता हूँ, तो आशु बाबू मुझे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं लगता है जो कि अगर ऐसा होता तो नेहरू जी अपने अंतिम दिनों में शास्त्री जी को बिना किसी मंत्रालय का प्रभार दिए हुए अपने पीएमओ के कार्य के लिए शास्त्री जी को बुलाते थे, उन्होंने नियुक्ति कर रखी थी। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने बाज़ाब्ता श्रीमती इंदिरा गांधी को देश का I&B सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार देने का काम किया था। इंदिरा जी उनकी स्वाभाविक उत्तराधिकारी निर्वाचित होती हैं। इसीलिए एक मित्र, एक शिक्षक, एक अपने परिवेश से होने के नाते मेरा एक आज की पीढ़ी से संदेश है, आग्रह है, अनुनय है, विनती है कि इन भुलावों में हमें नहीं आना है कि राष्ट्रीय नायक, स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखते थे। वे सब मित्र थे, सबने अपनी अपनी भूमिका का सम्यक संचालन किया। हमसे आपने बात किया, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद आशु बाबू।